जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 जैसे कि छत्तीसगढ़ की थ्योरी वाली क्लास हमारी चल रही है। और थ्योरी वाली क्लास में हम किसके बारे में देख रहे हैं? बताइए बताइए, किसके बारे में हम बात कर रहे थे? 23वीं क्लास हमारी किसकी थी? अपवाह तंत्र या फिर नदियों के बारे में। और अपवाह तंत्र के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि अपवाह तंत्र होता क्या है। ठीक है, तो हमने अपवाह का तंत्र को देखा। कुल कितने टाइप के कुल कितने अपवाह तंत्र है हमारे छत्तीसगढ़ में? तो आप बोलोगे 5। बताइए कौन कौन से? सबसे ऊपर में सरगुजा संभाग में कौन सा अपवाह तंत्र? सोनदी अपवाह तंत्र। फिर अब बीच में आइए, रायपुर दुर्ग ये वाले क्षेत्र में कौन सा अपवाह तंत्र? आप बोलोगे महानदी अपवाह तंत्र। फिर बस्तर संभाग में जाओगे तो कौन सा अपवाह तंत्र? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। फिर जसपुर पाट वाले क्षेत्र में जाओगे तो वहां पे कौन सा अपवाह तंत्र था? ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। और फिर जब करवर्धा और राजनांदगांव साइड जाओगे तो वहां पे नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ये 5 अपवाह तंत्र है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में किसके बारे में बात किया था? तो सोन नदी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र, ये दोनों अपवाह तंत्र देखे थे। आज की क्लास में हम गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा और ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, ये तीनों के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे अपवाह तंत्र हैं, बेचारे बच्चे, नर्मदा और ब्राह्मणी, ये दो नदी अपवाह तंत्र के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र के बारे में। छोटा सा अपवाह तंत्र है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ये जो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है, एक्चुअली में ब्राह्मणी नदी हमारे छत्तीसगढ़ से बहती नहीं है। इसकी एक सहायक नदी है जो कि बहुत छोटी सी सहायक नदी है। उसका नाम क्या है? शंख नदी। क्या? शंख नदी। शंख नदी जसपुर से स्टार्ट होती है और जाके किसमें मिल जाती है? तो ब्राह्मणी नदी में जाके मिल जाती है। शंख नदी हमारे छत्तीसगढ़ से केवल और केवल 1% पानी ही ले जा पाती है। कितना? केवल और केवल 1% पानी। इसीलिए जो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र है वो केवल कितना प्रतिशत हमारे हिस्से का पानी ले जाती है हमारे छत्तीसगढ़ से? तो 1% हिस्से का पानी ले जा पाती है। ठीक है, शंख नदी जाके लास्ट में ब्राह्मणी नदी से मिल जाती है। किससे? ब्राह्मणी नदी से मिल जाती है। और ये जो ब्राह्मणी नदी है बहते हुए लास्ट में किस में मिल जाएगा? तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। किसमें? बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है ये। देखिए, जो ये ब्राह्मणी नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है। क्या हमारी महानदी कहाँ गिर रही थी? हमारी महानदी जो थी वो भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। महानदी वो भी लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उड़ीसा से बहते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। अब दूसरा कौन सा? नर्मदा अपवाह तंत्र। जो ये नर्मदा नदी है ये निकलती कहाँ से है? तो अमरकंटक, आपने नाम सुना होगा। अमरकंटक से ये नर्मदा नदी मान लीजिए ऐसे होके निकल गई। ठीक है, अमरकंटक से निकल रही है और ये पश्चिम की ओर बहती है। सारी जो नदियां हैं, मुख्य मुख्य नदी सारी पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन नर्मदा नदी कहाँ जाती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये दोनों जो नदियां हैं वो कहाँ? अरब सागर में गिरती है। चलिए, नर्मदा नदी कहाँ से निकली? तो अमरकंटक से निकल गई। अमरकंटक मध्य प्रदेश है ना। अमरकंटक से निकली और किस में गिरी? तो अरब सागर में जाके गिर गई है। अब ये नर्मदा नदी हम पढ़ क्यों रहे हैं? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, हमारे यहाँ से, हमारे छत्तीसगढ़ से दो नदियाँ निकलती हैं, छोटी छोटी सी नदियाँ हैं। दो नदियाँ निकल के जाके किस में मिल जाती हैं? तो नर्मदा नदी में मिल जाती हैं। नाम क्या है उनका? एक का नाम है बंजर, एक का नाम है ताड़ा। आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? बंजर कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ताड़ा कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी ताड़ा है। ठीक है, कौन से जिले से इन दोनों नदियों का उद्गम होता है? तो कौन से जिले से? तो आपको ये याद रखना है, कवर्धा जिला। कौन सा जिला? कवर्धा जिले से इन दोनों नदियों का उद्गम होता है। और कुछ याद रखना है? हाँ, एक चीज और याद रखना है। क्या? हमारे छत्तीसगढ़ से कितना पानी ले जाएगी नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में? हमारे छत्तीसगढ़ कितना पानी जाता है? तो 0.55% हमारे छत्तीसगढ़ के हिस्से का पानी यहाँ पे जाएगा। इसके अलावा और कुछ पढ़ना है नहीं, बस इतना काफी हमारे लिए। ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र हो गया और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र हो गया। ठीक है, अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। कौन सा? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र।
गोदावरी अपवाह तंत्र की बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी नदियां हैं जो कि गोदावरी नदी में मिल जाती हैं, फिर उसके बाद लिख के समझाना आसान हो जाएगा। चलिए, जो गोदावरी नदी है पहले इसके बारे में बात करते हैं। जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, इधर कहाँ है, इधर क्या है, महाराष्ट्र राज्य है। तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलेगी और ऐसे घूमते हुए थोड़ा सा बस बीजापुर जिले में भद्रकाली के आसपास केवल 15 किलोमीटर ये हमारे छत्तीसगढ़ में बहती है। बाकी हमारे छत्तीसगढ़ में बहेगी ही नहीं। कौन सी, गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ में बहती ही नहीं है, केवल 15 किलोमीटर बस बहती है। लेकिन इसके नाम पे अपवाह तंत्र का नाम पड़ गया क्योंकि बहुत बड़ा अपवाह तंत्र है। देखिए ऐसे ये बहती है कुछ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे छत्तीसगढ़ में बह रही है 15 किलोमीटर केवल, लेकिन इसमें बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, मिलती हैं। कौन कौन सी नदी, एक है राजनांदगांव जिले से निकलेगी, इसका नाम है बाघ नदी। कौन सी, एक बाघ नदी है। ये बाघ नदी इधर से महाराष्ट्र से एक और नदी में आएगी, उसका नाम है वेनगंगा। वेनगंगा और बाघ, वेनगंगा इधर से आएगी और बाघ नदी राजनांदगांव से, दोनों ऐसे मिल जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद आके गोदावरी में मिल गई, ठीक है। तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में कौन सी, बाघ नदी हमारे छत्तीसगढ़ की मिलती है। दूसरी चीज, सबसे प्रमुख नदी हमारे छत्तीसगढ़ की जो कि गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में मिलती है, उसका नाम क्या है, इंद्रावती नदी। सबसे प्रमुख नदी है जो कि गोदावरी में मिलती है। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। अब होता क्या, देखिए ये मुख्य नदी है, तो क्या इसकी और छोटी छोटी सी नदियाँ इसमें मिलेंगी, हाँ सीधी सी बात है कि ये मुख्य हो गई तो छोटी छोटी सी नदियाँ, कोई इधर से आएगा कोई इधर से आएगा, ऐसे ऐसे इधर से ऐसे नदियाँ, काफ़ी सारी नदियाँ इसमें मिल जाएंगी। तभी तो ये पूरे एरिया का जो पानी है लगभग आप देखेंगे इंद्रावती नदी में ही मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद और कोई नदी मिलती है, हाँ एक और नदी है, उसका नाम क्या है, सबरी नदी। सबरी नदी ऐसे ही वो बहुत घूमती है, सबरी नदी को घूमना पसंद है। वो थोड़ा सा ऐसे छत्तीसगढ़ में मिलेगी, थोड़ा सा उड़ीसा में, फिर ऐसे घूमते हुए ये दे आके लास्ट में किस में मिल गई, गोदावरी नदी में मिल गई। ये हो गई सबरी नदी। लोकेशन आपको समझ में आया। चलिए आ गया ना। इंद्रावती नदी आप देखोगे पश्चिम की साइड बह रही है, ये देखिए इधर क्या है, ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है, ठीक है। किधर बह रही है इंद्रावती नदी, तो इंद्रावती नदी पश्चिम की ओर बहते हुए गोदावरी नदी में मिल जाती है। सबरी नदी, देखिए सबरी नदी ऐसे साउथ के साइड बहते हुए जाके गोदावरी नदी में मिल जाती है। बाघ नदी वेनगंगा के माध्यम से किस में मिल जाएगी, गोदावरी नदी में मिल जाएगी। बस इन्हीं चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले छोटी छोटी नदियों को देख लेते हैं। पहले ये हो गया गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकला बताइए, तो ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र राज्य से निकलता है। कहाँ से, महाराष्ट्र राज्य से ये निकलता है, त्र्यंबकेश्वर जगह से, ठीक है। और हमारे छत्तीसगढ़ में ये केवल और केवल 15 किलोमीटर बहता है। कितना, 15 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में बहेगा। कौन से जिले में, तो बीजापुर के भद्रकाली जगह पे, बीजापुर के भद्रकाली वाले जगह पे ये बहता है, ठीक है। केवल 15 किलोमीटर। बस गोदावरी नदी के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। एक चीज और इसके बारे में, क्या, हाँ गोदावरी नदी गोदावरी में एक पोलावरम बांध बनाया गया है। क्या, पोलावरम बांध। ये जो पोलावरम बांध बनाया गया है, देखिए जब भी बांध बनाया जाता है अगर दो राज्यों के बीच में है तो ये लोग लड़ाई करते हैं कि हम पानी ज़्यादा यूज करेंगे, हम पानी ज़्यादा यूज करेंगे। इसीलिए आप देखोगे कि नदियों के बारे में और बांध के बारे में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये जो पोलावरम बांध बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, तो आप देखोगे छत्तीसगढ़ की सीमा, तेलंगाना की सीमा और आंध्र प्रदेश की सीमा, आंध्र प्रदेश की सीमा पर बनाया गया है। तो जो छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला है वहाँ पे
क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो जो एक डूबान क्षेत्र है, वहाँ पे कभी कुछ कुछ जैसे पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये एरिया थोड़ा सा डूब भी सकता है, इसलिए छत्तीसगढ़ वाले इसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्यों की सीमाओं पर बना हुआ है ये। और इन तीनों राज्यों के बीच में विवाद होते रहता है। कौन सा विवाद? तो पोलावरम बांध की वजह से विवाद होता है। आया समझ में? तो क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा आपके एग्जाम में कि जो पोलावरम बांध है वो कौन कौन से राज्यों के बीच में विवादित है? तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच में भी विवादित है ये। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब एक नदी मैंने आपको बताया था कि राजनांदगांव से निकलती है। कौन सी? राजनांदगांव से। कौन सी नदी निकल रही थी? तो बाघ नदी निकल रही थी। ये बाघ नदी निकलती कहाँ से है? तो उस पर्वत का नाम है कुल्हारी। कुल्हारी या कुलझारी, कुल्हारी भी बोलते हैं, कुलझारी भी बोलते हैं, आपको जो मन हो वो लिख लीजिएगा। कुलझारी पहाड़ी से ये निकलेगी। कुलझारी पहाड़ी से निकली और यहाँ से आई ये वेनगंगा। वेनगंगा के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वेनगंगा हमारे छत्तीसगढ़ से निकलती नहीं है। वेनगंगा से जाके मिल गई और ये लास्ट में जाके किसमें मिल गई? गोदावरी नदी में मिल गई। ठीक है, तो क्या बाघ नदी कुलझारी पहाड़ी से निकलती है और वेनगंगा के माध्यम से लास्ट में किसे मिल गई? गोदावरी नदी में मिल गई। एक और, अभी हम इंद्रावती नदी के बारे में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं है, वो काफ़ी बड़ी नदी है। यहाँ पे एक और नदी है जो कि कहाँ से निकलेगी? हमने देखा था सबरी नदी के बारे में। सबरी नदी कहाँ से निकली थी? कोरापुट उड़ीसा से। सबरी नदी कहाँ से निकली? कोरापुट उड़ीसा से निकलेगी ये। और ये छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाती रहती है दक्षिण की ओर। आप देखोगे ये मैंने आपको इमेज में भी दिखाया था, ये देखो सबरी नदी ऐसे जाते हुए सीमा रेखा बनाते हुए लास्ट में गोदावरी में मिल गई। ये देखिए यहाँ पे सबरी नदी है, लास्ट में जाते हुए किसे मिल जाएगी? गोदावरी नदी में मिल जाएगी। अभी इसकी कुछ कुछ सहायक नदियाँ हैं और इसके बारे में कुछ कुछ फैक्ट है जो आपको जानने चाहिए। क्या क्या? इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है कांगेर नदी। ये जो कांगेर नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो बस्तर जिले से निकलती है। और कांगेर नदी की भी एक तो छोटी सी सहायक नदी है, इसका क्या नाम है? मुनगा बहार नदी। क्या? मुनगा बहार नदी। ये कहाँ से निकलेगी? ये भी बस्तर जिले से निकलेगी। और मुनगा बहार नदी में एक जलप्रपात है, वो जलप्रपात का नाम क्या है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात। याद आया? कुछ लोग तो गए भी होंगे यहाँ पे। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात कौन सी नदी में है? तो मुनगा बहार नदी में है, जो कि मुनगा बहार जो नदी है वो कांगेर नदी की सहायक नदी है ना। देखिए मुनगा बहार नदी बस्तर जिले से निकली, ये दे यहाँ पे जलप्रपात हो गया। कौन सा जलप्रपात? तीरथगढ़ जलप्रपात। और ये मुनगा बहार नदी है वो कांगेर नदी में मिल गई, और ये कांगेर नदी किस में मिल गई? सबरी नदी में मिल गई। सबरी नदी कूदते कूदते आके गोदावरी नदी में मिल जाती है। ये जो सबरी नदी है वो दक्षिणी सीमा बनाती है। और इसके बारे में आपको याद क्या रखना है कि इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, पूछ सकता है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 173 किलोमीटर। और इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं। कौन कौन से? 2 जलप्रपात और है सबरी नदी पे, 2 जलप्रपात, एक ये जलप्रपात हो गया और एक ये जलप्रपात हो गया। 2 जलप्रपात, गुप्तेश्वर और रानी दरहा। गुप्तेश्वर हो गया, अभी हम जलप्रपात वाला चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता देता हूँ यहाँ पे गुप्तेश्वर और रानी दरहा जलप्रपात, ये 2 जलप्रपात आप याद रखिएगा जब मैं जलप्रपात वाले में बताऊंगा। तो इसके अलावा जो सबरी नदी है, सबरी नदी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फिर से। जो सबरी नदी है तो यहाँ से लेके सुकमा के जो ये वाले देखेंगे आप, ये वाला कोंटा एक जगह आएगा। कोंटा से लेके आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक, कहाँ तक? कुनावरम तक यहाँ पे जल परिवहन है, मतलब यहाँ नाव से जाने की व्यवस्था है। कहाँ से कहाँ तक? तो कोंटा, सुकमा की कोंटा जगह से लेके आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक जल परिवहन की व्यवस्था है। कहाँ से? यहाँ पे लिख देता हूँ, सुकमा के कोंटा से लेके छत्तीसगढ़ का केवल एक जगह है जहाँ पे ये जल परिवहन, मतलब जल से आप जा सकते हो, सुकमा के कोंटा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक।
जल से जा सकते हो। कितना किलोमीटर है? तो 36 किलोमीटर है। अगर आपको पानी में घूमना है तो जा सकते हो यहाँ से, कोंटा से लेके कुनावरम तक। जल परिवहन की सुविधा, एकमात्र जल परिवहन, एकमात्र नदी जिसपे जल परिवहन की व्यवस्था है। कौन सी नदी है? वो तो सबरी नदी है, आपको याद रखना है। कौन सी नदी? जल परिवहन की व्यवस्था सबरी नदी पे है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। किसके बारे में? तो सबरी नदी के बारे में। सबरी नदी हो गया, और यहाँ पे हो गई बाघ नदी। अब बीच में यहाँ पे जो मैं नदी पढ़ाऊंगा, ये वाली नदी, यहाँ पे अब हम देखेंगे कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। चलिए अगले स्लाइड में। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी ऐसे किधर बह रही थी? तो पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहते हुए लास्ट में ये भद्रकाली के समीप, इधर से आती है गोदावरी नदी, और ये भद्रकाली के समीप मिल जाती है। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी यहाँ से निकली। कहाँ से निकल गई? अभी यहाँ से मतलब कहाँ से निकली? ये मुंगेर पर्वत, मुंगेर पर्वत उड़ीसा से निकलती है। कहाँ से? मुंगेर पर्वत उड़ीसा राज्य से निकलेगी। मुंगेर पर्वत उड़ीसा राज्य से निकलेगी, और भद्रकाली के समीप किससे मिल जाएगी? तो गोदावरी से मिल जाएगी। भद्रकाली के समीप गोदावरी से मिल जाएगी ये नदी। ये जो नदी है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देखेंगे बस्तर संभाग का जो पानी है, सारा पानी यही ले जाएगी। तो इस इंद्रावती नदी को क्या बोला जाता है? तो बस्तर संभाग की जीवन रेखा, बस्तर की जीवन रेखा, जीवन रेखा या जीवनदायिनी नदी, जीवन दायिनी नदी, ठीक है। किसे बोलते हैं? तो इंद्रावती नदी। जब भी साउथ छत्तीसगढ़ की बात होगी तो आपको इंद्रावती नदी का नाम जरूर याद आना चाहिए, ठीक है। इंद्रावती नदी होगी। ये जो नदी है आप देखोगे कहाँ से प्रवेश करेगी? तो बस्तर जिले से। देखिए उड़ीसा से होते हुए आएगी बस्तर में, और फिर उसके बाद ये होते हुए दंतेवाड़ा में, और दंतेवाड़ा से होते हुए बीजापुर जिले में, बीजापुर जिले में जाके गोदावरी नदी से मिल जाती है। तो इसके, ये जो नदी है इसके तट पर क्या जगह बसा हुआ है, कभी कभी वो भी पूछ लेता है। तो इंद्रावती नदी के तट पर एक हो गया बस्तर का जगदलपुर, जगदलपुर, और ये जो दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा का बारसूर, बारसूर की गणेश प्रतिमा आपको याद है? कहाँ की? बारसूर की गणेश प्रतिमा, दंतेवाड़ा जिला। उसके बाद जो ये लास्ट वाला है कौन सा? बीजापुर। बीजापुर का क्या? भोपालपट्टनम। ये जो शहर है, तट है, शहर है, नगर है, कहाँ पे बसे हुए हैं? कौन सी नदी के किनारे? तो इंद्रावती नदी के किनारे बसे हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है। कौन कौन सी जगह देख लीजिएगा? भोपालपट्टनम बीजापुर जिले का, बारसूर दंतेवाड़ा जिले का, जगदलपुर बस्तर जिले का। ये जो 3 शहर हैं इंद्रावती नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। आया समझ? चलिए अब इनकी सहायक नदियां देख लेते हैं। सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कैसे करेंगे आप? एक हो गई इधर से नारंगी। कौन सी? नारंगी। मैंने कैसे याद किया है? ना बोर, बोर, गुनी, गु से हो गया गुडरा, है ना, और नी से हो गया निबरा, गुनी को, ऐसे करके हमने याद किया है। ना बोर गुनी को, ऐसे करके। किसी को गुनी को तुम बोर मत करो, है ना, ऐसे। ना से हो गया नारंगी, बो से हो गया बोरडिग, गु से हो गया गुडरा, नी से हो गया नीबरा, और को से हो गया कोटरी। ये जो नदियां हैं ये इंद्रावती में उत्तर से आके मिल रही हैं। किधर से? उत्तर दिशा से आके मिल रही हैं। आया समझ? अब दक्षिण से भी आके मिलती हैं क्या? हाँ, ये देखिए इंद्रावती नदी कुछ उत्तर से आके ऐसी मिल गई, अब कुछ दक्षिण से भी आके मिल जाएंगी। चलिए दक्षिण से आके देख लेते हैं। एक नदी है जिसका नाम है का डंकिनी नदी। डंकिनी नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी, डंकिनी नदी।
दक्षिण से होके आके मिलेगी। फिर एक और नदी है जिसका नाम है संखिनी नदी। संखिनी नदी जाके लास्ट में डंकिनी नदी से मिल जाती है। ये होता है संखिनी नदी। और एक है चिंतावागु नदी, चिंतावागु। और एक है तालपेरू नदी, तालपेरू। चिंतावागु और तालपेरू, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस न के बराबर हैं, लेकिन कहां से क्वेश्चन बनेगा बताता हूं। जो ये नारंगी नदी है इसका उद्गम कहां से होता है, पहली बात तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। नारंगी नदी से इसका बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। नारंगी नदी का उद्गम होता है कहां से, माकड़ी पहाड़ कोंडागांव जिले से। माकड़ी पहाड़, देखो यहाँ पे आपको मैं इमेज में समझाता हूँ। यहाँ से हो गया नारंगी नदी का उद्गम, यहाँ से हो गया बोरडिग का, गुनी का, और यहाँ से हो गया कोटरी का। कोटरी का राजनांदगांव के समीप से होता है, ठीक है। बाकी नारंगी का आप देखोगे यहाँ पे कौन सा जिला है बताइए, कौन सा जिला है यहाँ पे, कोंडागांव है। यहाँ पे बोरडिग, बोरडिग कौन से जिले के पास में आप देखोगे तो ये दंतेवाड़ा के आसपास वाला जगह है, और यहीं से इसका उद्गम होगा। चलिए, नारंगी नदी, नारंगी नदी का उद्गम माकड़ी पहाड़, माकड़ी पहाड़ हो गया, कोंडागांव जिला, कोंडागांव से इसका उद्गम हो जाता है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नारंगी नदी का उद्गम माकड़ी पहाड़ कोंडागांव जिले से इसका उद्गम हो जाता है। इसके तट पर पूछ लेता है कि कौन सा शहर बसा हुआ है। सीधी सी बात है कि नारंगी नदी का उद्गम कोंडागांव से हुआ, तो कोंडागांव ही इसके तट पर स्थित रहेगा। ऐसा समझ, तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो कोंडागांव शहर बसा हुआ है। चलिए, बस आपको इतना ही चीजें याद रखनी है नारंगी नदी के बारे में। उसके बाद बोरडिग, बोरडिग ये भी कोंडागांव की जस्ट बगल में ही है, और ये भी कहाँ से निकलेगा, तो कोंडागांव से ही निकल जाती है, कोंडागांव से, ठीक है। जो बोरडिग नदी है वो भी कोंडागांव जिले से निकल जाती है। उसके बाद गुडरा, गुडरा अबूझमाड़ से निकलती है। अबूझमाड़ जगह से निकलती है। अबूझमाड़ है कहाँ पे, तो नारायणपुर से है, तो नारायणपुर में है अबूझमाड़, और अबूझमाड़ से निकलती है अबूझमाड़ की पहाड़ी जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो गुडरा कहाँ से निकल गई, अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर से निकल गई। और ये बोरडी कहाँ से निकली, कोंडागांव। इसको आप याद नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। नारंगी से बनेगा, गुडरा से एक बार चांस है कि बन जाए, है ना। तो अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर से निकलती है। नीबरा, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको बता देता हूँ ये कहाँ से निकलती है। अंतागढ़, अंतागढ़ आपने नाम सुना होगा, अंतागढ़ कांकेर, मत याद करिए इसको, ठीक है, इसको मत याद करिए। उसके बाद कोटरी, ये इंपॉर्टेंट है। कोटरी जो नदी है ये इंद्रावती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, क्योंकि पता है कहाँ से बह के आ रही है, ये कहाँ से बह के आ रही है, तो राजनांदगांव से बह के आ रही है। कहाँ से, राजनांदगांव जिले से बह के आ रही है ये। इसलिए राजनांदगांव जिले से बह के आएगी इतनी दूर से, तो क्या हो जाएगी, इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी। इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी, पहली चीज ये आपके एग्जाम में बनेगा कि इंद्रावती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, तो कोटरी नदी है। इसकी लंबाई कुल कितनी है, तो इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। कितनी है, 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका जो प्राचीन नाम है वो भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इसका प्राचीन नाम है परलकोट, ठीक है, परलकोट इसका प्राचीन नाम हो गया। बस आपको कोटरी नदी के बारे में इतनी ही चीज याद रखनी। क्या आ गया, इंद्रावती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, राजनांदगांव जिले से निकलती है, ये राजनांदगांव जिले से निकलती है। इसका पुराना नाम है परलकोट, और इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। चलिए, अब डंकिनी नदी, डंकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो डांगरी क्षेत्र, डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा, डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से इस नदी का उद्गम हो जाएगा। डंकिनी नदी का उद्गम डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से हो गया। उसके बाद
संखनी नदी। संखनी नदी के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं और सारे फैक्ट आपको याद होने ही चाहिए। क्या क्या? इसका उद्गम कहाँ से हो जाएगा? तो बैलाडीला पहाड़ी, आपने नाम सुना है, बैलाडीला, जहाँ पे लौह अयस्क निकलते हैं। और लौह अयस्क ज़्यादा कहाँ पे है? तो जापान हम लोग भेज देते हैं। तो इसका कहाँ से? बैलाडीला पहाड़ी, बैलाडीला पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बैलाडीला पहाड़ी की नंदीराज चोटी, नंदीराज चोटी जो कि बस्तर की सर्वोच्च चोटी है, उसकी लंबाई कितनी थी? तो 1210 मीटर है ना, 1210 मीटर के आसपास उसकी लंबाई है। तो बैलाडीला पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। किसका? संखनी नदी का उद्गम होता है। और छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। प्रदूषित नदी ऐसा ऐसा हो क्यों जाएगा? देखिए, बैलाडीला से लौह अयस्क निकला, अब लौह अयस्क यहाँ पे अपना धुलाई करेंगे, अयस्क को साफ साफ करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाता है कि वो जो नदी है उसी में ही सब कुछ होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये प्रदूषित हो जाते हैं। और आप इस कलर इसका आप देखेंगे, अगर आप दंतेवाड़ा गए होंगे और दंतेश्वरी माता मंदिर के आसपास, तो वहाँ से आपने देखा होगा कि वो जो नदी है वो रेड कलर की दिखती है। कैसी है? रेड कलर की दिखती है। तो जो संखनी नदी है वो रेड कलर की दिखती है और सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। और इसका जो कलर है वो आप देखोगे लाल कलर का है। संखनी और डंकनी ये दोनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है? तो दंतेवाड़ा जिले में होता है और वहीं पे है दंतेश्वरी माता मंदिर, दंतेश्वरी माता मंदिर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? तो दंतेश्वरी माता मंदिर यहाँ पे स्थित है। किसके, कौन कौन सी नदी के संगम पे स्थित है? तो संखनी डंकनी, संखनी और डंकिनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता मंदिर स्थित है। फिर चिंतावागु और तालपेरू मत याद करिए, कोई काम का नहीं है हमारे। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि आप ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में हमने क्या देखा? जो ब्राह्मणी नदी है उसमें हमारे छत्तीसगढ़ की एक नदी मिलती है, शंख नदी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ केवल 1% एरिया का पानी ले जाती है। जसपुर से इस शंख नदी का उद्गम होता है और जाके ब्राह्मणी नदी में मिल जाती है। उसके बाद नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। बंजर और ताड़ा, ये जो दोनों नदियां हैं वो कवर्धा जिले से निकलकर नर्मदा नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी नदी? बंजर और ताड़ा नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। हमारे छत्तीसगढ़ का केवल और केवल 0.55% पानी ले जा पाती है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। उसके बाद हमने क्या देखा? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो त्रयंबकेश्वर पहाड़ी, महाराष्ट्र राज्य से इसका उद्गम होता है। और ये 15 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में केवल बहती है, बीजापुर जिले में। ठीक है, और यह बीजापुर के भद्रकाली वाले जगह पे। ठीक है, और जो ये गोदावरी नदी है इस पे पोलावरम बांध बनाया गया है। कौन सा? पोलावरम बांध बनाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में विवादित रहता है वो। उसके बाद जो ये गोदावरी नदी है इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो एक वेनगंगा नदी है जो कि महाराष्ट्र से निकलते हुए गोदावरी में मिल जाती है। लेकिन इसी में एक छोटी सी नदी हमारे छत्तीसगढ़ की है जिसका की नाम है बाघ नदी। बाघ नदी राजनांदगांव के कुल्हारी या कुलझारी पहाड़ी से निकलते हुए वेनगंगा में मिल जाती है और वेनगंगा लास्ट में आके गोदावरी नदी से मिल जाती है। उसके बाद सबरी नदी, सबरी नदी कोरापुट उड़ीसा से इसका उद्गम होता है और ये छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाते हुए किस में मिल जाएगी? तो गोदावरी नदी पे मिल जाएगी। इसके बारे में हमें याद क्या रखना था? इसकी एक सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी, क्या नाम है उसका? कांगेर नदी। कांगेर की भी सहायक नदी है एक मुनगा बहार नदी, और इस मुनगा बहार नदी में है तीरथगढ़ जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है। कौन सी नदी पे है? तो मुनगा बहार नदी पे है। मुनगा बहार नदी कांगेर की सहायक नदी है। उसके बाद जो सबरी नदी है, सबरी नदी पे 2 जलप्रपात हैं, गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा जलप्रपात। और ये सबरी नदी पे जल परिवहन की व्यवस्था है, एकमात्र नदी छत्तीसगढ़ की जिस पे जल परिवहन की व्यवस्था है। कौन से जल परिवहन की, कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो कोंटा, सुकमा के कोंटा जिले से लेके, कोंटा जगह से लेके कूनावरम आंध्र प्रदेश तक ये चलती है। कितना किलोमीटर? 36 किलोमीटर जल परिवहन की सुविधा है। चलिए
लास्ट, ये है लास्ट, क्या है, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पश्चिम की ओर बहती है। ऐसे बहते हुए लास्ट में भद्रकाली के समीप किस में मिल जाएगी, तो गोदावरी नदी में मिल जाएगी। इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मुंगेर पर्वत उड़ीसा राज्य से इसका उद्गम होता है। और इसकी लंबाई, हाँ यार इसकी लंबाई आपको बताना थी, इसकी लंबाई कुल कितनी है, तो इंद्रावती नदी की लंबाई है 264 किलोमीटर। कितनी, 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए अब इंद्रावती नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस्तर की सारी जगह के लगभग पानी यही ले जाती है, इसलिए बस्तर की जीवन रेखा या फिर बस्तर की जीवनदायिनी नदी भी इसे कहा जाता है। अब उसके बाद इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। नारंगी नदी कोंडागांव जिले से निकलेगी, और कहाँ से, कोंडागांव के, तो माकड़ी पहाड़ से निकलेगी और गोदावरी नदी में मिल जाएगी उत्तर की ओर से। उसके बाद बोर्डिंग नदी कोंडागांव जिले से निकलती है और ये मिल जाती है किसमें, किसमें मिल जाएगी, तो इंद्रावती नदी में मिल जाएगी। उसके बाद गुडरा नदी अबूझमाड़ की पहाड़ी से निकलेगी और इंद्रावती नदी में मिल जाएगी। जितने भी मैंने नदी आपको बताई है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पे सहायक नदियों के बारे में बोल देगा कि नारंगी किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती की। बोर्डी कौन सी नदी की सहायक नदी है, इंद्रावती की। गुडरा कौन सी नदी की सहायक नदी है, इंद्रावती की। नीबरा कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। बस अब आगे आते हैं कोटरी। कोटरी इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी, राजनांदगांव जिले से निकलती है ये, और इसका जो पुराना नाम रहता है परल कोट रहता है। इसकी टोटल लंबाई कुल कितनी है, तो 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर की ओर से बहते हुए बहते हुए बहते हुए आके लास्ट में ये इंद्रावती नदी में मिल जाएगी। उसके बाद दक्षिण की ओर से कौन कौन सी नदी मिलती हैं, डंकनी नदी। डंकनी नदी का उद्गम डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा जिले से हो जाता है। और उसके बाद संखनी नदी, संखनी का बैलाडीला पहाड़ी की नंदीराज चोटी से इसका उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च चोटी, छत्तीसगढ़ की दक्षिण की सर्वोच्च चोटी कौन सी चोटी है, नंदीराज चोटी, वहीं से संखनी नदी का उद्गम होता है। बैलाडीला का जो लोहा रहता है उसको धो देते हैं, इसलिए जो नदी है वो प्रदूषित हो जाती है। इसके जो नदी का पानी रहता है वो लाल कलर का रहता है। तो संखनी नदी लास्ट में जाके डंकिनी नदी में मिल जाती है, और जहाँ पे मिलती है वहाँ पे दंतेश्वरी माता का मंदिर है। कौन सा, दंतेश्वरी माता का मंदिर है। उसके बाद चिंतावागु और तालपेरू, ये दोनों नदियाँ भी इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप कोई चीज़ का डाउट रहता है, कुछ डाउट रहता है, तो आप बिंदास क्वेश्चन पूछ सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।